चौहान राजवंश ये सिर्फ एक वंश की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक जबरदस्त उदय की, और उससे भी कहीं ज्यादा एक यादगार प्रतिरोध की। ये राजाओं और लड़ाइयों से कहीं आगे बढ़कर सम्मान और बलिदान की एक अमर गाथा है। तो सवाल यही है, आखिर कैसे एक वंश जो कभी दूसरों के अधीन छोटे शासक हुआ करता था, दिल्ली के आखिरी महान हिंदू सम्राटों तक का सफर तय कर पाया, और फिर सब कुछ खोने के बाद भी अपने आखिरी प्रतिरोध के लिए इतिहास में हमेशा के लिए अमर कैसे हो गया। आइए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो बात शुरू होती है चौहानों की शुरुआती हैसियत से। देखिए, शुरू में वो शक्तिशाली गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। सामंत मतलब वो एक बड़े एम्पायर के अंडर छोटे रूलर्स थे। राज तो अपनी जमीन पर करते थे, पर असली बॉस कोई और था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो लगभग 551 ईस्वी में वासुदेव ने सांभर झील के पास इस वंश की नींव रखी। फिर सदियों बाद 9वीं शताब्दी के आसपास गुवक प्रथम ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, और फिर 1113 में अजयराज ने अजयमेरू शहर बसाया, जिसे आज हम अजमेर के नाम से जानते हैं। और यही शहर उनकी बढ़ती ताकत का नया सेंटर बना। और यहीं से चौहान वंश अपने सुनहरे दौर में दाखिल होता है। ये वो वक्त था जब दो ऐसे कमाल के शासक हुए जिन्होंने न सिर्फ अपने साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाईं, बल्कि कला और संस्कृति को भी एक नई पहचान दी। पहले बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ की। इनकी शख्सियत में एक कमाल का कॉम्बिनेशन था। एक तरफ तो वो एक जबरदस्त योद्धा थे जिन्होंने तोमरों से दिल्ली जीती और वहां राज करने वाले पहले चौहान बने, गजनी के शासक को हराया। तो वहीं दूसरी तरफ वो एक बेहतरीन कवि और नाटककार भी थे। उन्होंने हरिकेली जैसा नाटक लिखा और कवियों को इतना सपोर्ट किया कि उन्हें कवि बांधव कहा जाने लगा, यानी कवियों का दोस्त। जरा सोचिए, इतिहासकार किलहॉर्न ने उनके बारे में क्या लिखा है कि वो उन हिंदू शासकों में से थे जो कालिदास और भवभूति जैसे दिग्गजों को टक्कर दे सकते थे। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि एक राजा ने अपनी तलवार और अपनी कलम दोनों से अपना लोहा मनवाया था। और अब आते हैं उस नाम पर जिसे शायद सब जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान, यानी पृथ्वीराज तृतीय। उनके दौर में चौहानों ने अपनी ताकत का सबसे ऊंचा मुकाम भी देखा, और फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पृथ्वीराज ने बहुत कम उम्र में गद्दी संभाली और आते ही एक के बाद एक जीत हासिल की। 1182 में सतलज के भंडानुकों को हराया। उसी साल महोबा की मशहूर लड़ाई में चंदेल राजा को शिकस्त दी, और फिर कन्नौज के जयचंद को हराकर उनकी बेटी संयोगिता से विवाह की कहानी तो आज तक लोक कथाओं का हिस्सा है। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली। 1191 तराइन की पहली जंग। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया, एक शानदार जीत। पर ठीक एक साल बाद 1192 में गोरी 2 गुनी तैयारी से वापस आया। तराइन की दूसरी जंग में पासा पूरी तरह पलट गया। पृथ्वीराज की हार हुई और दिल्ली पर चौहानों का राज खत्म हो गया। सिर्फ एक साल के अंदर किस्मत का ऐसा पलटना वाकई चौंकाने वाला था। पर क्या दिल्ली हारने से चौहानों की कहानी खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि यहीं से उनकी कहानी का शायद सबसे प्रेरणादायक हिस्सा शुरू होता है, प्रतिरोध का, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। एक ऐसी विरासत जो सदियों तक याद रखी गई। अब आगे की कहानी को समझने के लिए साका का मतलब जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जब हार तय हो जाती थी तो राजपूत सम्मान के लिए आखिरी रास्ता चुनते थे। इसमें 2 चीजें होती थीं। पहला, केसरिया। इसमें मर्द केसरिया कपड़े पहनकर अपनी आखिरी जानलेवा लड़ाई के लिए निकल पड़ते थे। और दूसरा, जौहर, जिसमें महिलाएं और बच्चे दुश्मन के हाथों में पड़ने और अपमान से बचने के लिए खुद को अग्नि को समर्पित कर देते थे। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें मिलता है 1301 में रणथंभौर के किले में। वहां के राजा हमीर देव ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने झुकने से इनकार कर दिया। जब हार निश्चित हो गई तो राजस्थान का पहला साका हुआ। हमीर देव ने केसरिया का नेतृत्व किया और रानी रंगदेवी के नेतृत्व में जौहर हुआ। ये लड़ाई अब जमीन के लिए नहीं थी, ये आन बान और शान के लिए थी। मगर इस बहादुरी की कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ भी है, और वो है धोखा। सोचिए, इतना मजबूत किला कैसे टूटा? किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि हमीर के ही 2 सेनापतियों
रणमल और रतिपाल के विश्वासघात की वजह से, जो दुश्मन से जा मिले थे। हम्मीर देव के इसी जज्बे और उनके वचन की ताकत को आज भी एक दोहे से याद किया जाता है। सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फले इक बार, तिरिया तेल हम्मीर हट, चढ़े न दूजी बार। मतलब कुछ चीजें जिंदगी में एक ही बार होती हैं, और उन्हीं में से एक था हम्मीर का वचन और उनका हट, जो एक बार ठान लिया तो ठान लिया। रणथंभौर में एक अध्याय जरूर खत्म हुआ, पर चौहानों के प्रतिरोध की आग अभी बुझी नहीं थी। इसकी आखिरी बड़ी लौ जली जालौर में। साल था 1311। अलाउद्दीन खिलजी की सेना अब जालौर के दरवाजे पर थी। यहाँ कान्हड़देव ने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी। एक लंबी घेराबंदी के बाद किला आखिरकार हार गया, और अपनी जीत को जताने के लिए सुल्तान ने जालौर का नाम ही बदलकर जलालाबाद रख दिया। और दिल तोड़ने वाली बात यह है कि यहाँ भी कहानी वही थी, धोखा। चौहानों के पतन में बाहरी ताकत से ज्यादा अंदर की गद्दारी का हाथ रहा। जिस अभेद्य किले को कोई जीत नहीं पा रहा था, उसे दहिया बीका नाम के एक अपने ही सेनापति ने दुश्मन को एक गुप्त रास्ता बताकर हरवा दिया। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। विरासत क्या होती है? क्या वो बड़े बड़े साम्राज्य बनाने में है, या फिर उन उसूलों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने में है जिनके लिए वो साम्राज्य खड़े किए गए थे? चौहानों की गाथा शायद इसी दूसरे सवाल का जवाब है।